हाय गाइस। कुमार रेल अप्रेंटिस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम साइंस का ऐसा चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो रेलवे में बार बार पूछा गया है और ये क्लास 9th की एनसीईआरटी है। आज हम पूरी क्लास 9th की एनसीईआरटी का वो चैप्टर कवर करेंगे क्योंकि रेलवे एनसीईआरटी से पूछता है और सारे चैनल वाले एनसीईआरटी बेस तो पढ़ा देंगे लेकिन मेन एनसीईआरटी से नहीं कराएंगे, सच्चाई नहीं बताएंगे कि 9th और 10th की एनसीईआरटी से आ रहा है। अगर ऐसे बता देंगे तो फिर इनके कोर्स कैसे बिकेंगे। तो आज हम प्योर एनसीईआरटी लेके चलेंगे, ठीक है गाइस। तो आज हमारा चैप्टर है जीवन की मौलिक इकाई। इंग्लिश में बोलते हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है गाइस। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम। एनसीईआरटी का 9th का चैप्टर नंबर 5 है। इस बार भी टेक्नीशियन में भर भर के क्वेश्चन आए थे इसके, और ये चैप्टर ऐसा है, इसके क्वेश्चन आते ही हैं 100%। तो यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, 3 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा कॉर्क की पतली काठ के अवलोकन पर रॉबर्ट हुक ने पाया कि इनमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ हैं जिसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसी प्रतीत होती है। कॉर्क एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। सन 1665 में, ये लाइन देख लेना गाइड, जो मैंने ये हाईलाइट कर रखी है ना, ये मेन इंपोर्टेंट है। सन 1665 में हुक ने इसे सर्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा था। रॉबर्ट हुक ने इसे प्रकोष्ठों को कोशिका कहा। प्रकोष्ठों को जो थे उसमें उन्होंने क्या कहा? कोशिका कहा, जिसे इंग्लिश में सेल कहा जाता है। जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है गाइस? सेल कहा जाता है, सेल। कोशिका लैटिन शब्द है। क्या शब्द है? कोशिका एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ छोटा कमरा है। उपरोक्त घटना छोटी तथा अर्थहीन लगती हो लेकिन विज्ञान के इतिहास में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। इस प्रकार सबसे पहले हुक ने देखा कि सजीवों में अलग अलग एकांक होते हैं। इन एकांकों का वर्णन करने के लिए जीव विज्ञान में कोशिका शब्द का उपयोग आज तक किया जाता है। आओ कोशिका के विषय में और भी जानकारी प्राप्त करते हैं। आगे क्या कह रहा है? कह रहा प्याज का एक छोटा टुकड़ा लो और चिमटी की सहायता से हमें प्याज की अवतल सतह की ओर भीतरी सतह से झिल्ली उतार सकते हैं। इस झिल्ली को तुरंत पानी वाले वॉच गिलास में रख लेते हैं। इससे झिल्ली मुड़ने अथवा सूखने से बच जाएगी। हम इस झिल्ली से क्या करेंगे? ये एक तो पूछ रहा है इस तरीके से कि हम क्या करेंगे। कह रहा है एक कांच की स्लाइड लो, इस पर पानी की एक बूंद डालो। अब वॉच गिलास में रखी झिल्ली के छोटे छोटे टुकड़ों को इस पर स्लाइड पर रख दो। यह ध्यान दो कि झिल्ली बिल्कुल सीधी हो। एक पतला पेंट ब्रश इस झिल्ली को स्लाइड पर रखने में आपकी सहायता कर सकता है। आप इस पर एक बूंद सैफरामाइन की डालें। क्या डालें? सैफरामाइन की डालें और इसे कवर करें। फिर नेक्स्ट क्या कहता है? फिर कह रहा है सिल्प से एक सैफरामाइन की डालें और फिर इसे किससे? सिल्प से ढक दो। कवर सिल्प को सुई की सहायता से इस प्रकार रखें जिससे कि इसमें वायु के बुलबुले न आने पाएँ। अपने अध्यापक से सहायता लें और अपने प्याज की झिल्ली को अस्थायी स्लाइड बनाई है। अब हम इसे पहले कम शक्ति वाले तथा उसके बाद उच्च शक्ति वाले संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। ये चित्र है गाइस, 9th की एनसीईआरटी है। ये चित्र बता रखा है कैसे कैसे देखते हैं, ये बता रखा है इसके। क्या आपने देखा हो क्या आप जो संरचना सूक्ष्मदर्शी से द्वारा देखते हैं उसे कागज पर खींच सकते हैं? क्या यह चित्र दिखा रखा है इस प्रकार। चित्र को ध्यान देख ले, कई बार चित्र से भी क्वेश्चन पूछ लेता है गाइस। ये क्या है?
केंद्रक। और ये क्या है, ये जो ये बीच में ये है, ये क्या है, ये केंद्रक है। और ये इसके बीच में क्या है, ये कोशिकाएं प्याज की झिल्ली की। अब नेक्स्ट कह रहा, अब हम विभिन्न आकार वाली प्याज की झिल्लियों से अस्थायी स्लाइड बनाएंगे। अब हम क्या देखते हैं, क्या हम एक समान संरचनाओं को देखते हैं अथवा भिन्न भिन्न है। ये संरचनाएं क्या हैं, कह रहा ये सभी संरचनाएं एक जैसी दिखाई देती हैं। ये सभी मिलकर एक बड़ी संरचना सल्क कंद बनाती हैं। सल्क कंद, कंद मतलब प्याज की बात कर रहा है, कंद बनाती हैं जैसे प्याज। इस क्रियाकलाप से हम पता चलता है कि विभिन्न आकार के प्याज में सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर एक जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं। प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं एक समान हैं। प्याज के आकार से इसका कोई संबंध नहीं है। यह छोटी छोटी संरचना जो हम देख रहे हैं, ये सल्क कंद प्याज की मूलभूत इकाई हैं। ये छोटी छोटी संरचना क्या है, सल्क कंद प्याज की मूलभूत इकाई हैं। इस संरचनाओं को कोशिका कहते हैं। न केवल प्याज बल्कि जितने भी जीव जंतु हम अपने आसपास देखते हैं वे सभी कोशिकाओं से बने होते हैं। वे सब क्या है, कोशिकाओं से बने होते हैं। यद्यपि कुछ जीव एक कोशिकाएं भी होती हैं। कुछ जीव क्या करते हैं, एक कोशिकाएं भी होती हैं, कुछ दो कोशिकाएं भी होती हैं। एक कोशिकाएं और बहुकोशिकाएं होते हैं। कुछ जीव क्या होते हैं, एक कोशिकाएं भी होते हैं। आवर्धक लेंस की खोज के बाद सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार संभव हो सका है। आवर्धक लेंस की खोज के बाद सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार संभव हो सका है। यह पता चला है कि एकमात्र कोशिका स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव जैसे अमीबा कैलो, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जैसे अमीबा कैलोमिडोमिनास और पैरामीशियम तथा बैक्टीरिया हो सकती हैं। इन सजीवों को एक कोशिका कहते हैं। एक कोशिका कौन कौन से होते हैं, एक कोशिका के अंदर कौन कौन से आते हैं गाइज, मैंने हाईलाइट भी कर रखा है, अमीबा कैलोमिडोमिनस और पैरामीशियम और द बैक्टीरिया जीव हो सकती हैं। इन सजीवों को एक कोशिका जीव कहते हैं। इन जीवों का एक कोशिका जीव कहते हैं। कितनी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लगा इसकी। एक कोशिका जीव कौन कौन से होते हैं, अमीबा कैलमिडोमिनस, पैरामीशियम तथा बैक्टीरिया। इसके अतिरिक्त बहुकोशिक जीवों में अनेक कोशिकाएं समाहित होकर विभिन्न कार्यों को संपन्न करने हेतु विभिन्न अंगों का निर्माण करती हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं फंजाई जिसे कवक कहते हैं, पादप तथा जंतु। क्या हम कुछ और एक कोशिका जीवों के विषय में पता कर सकते हैं। प्रत्येक बहुकोशिका जीव एक कोशिका से ही विकसित होते हैं। जो बहुकोशिक जीव जो होते हैं ना, वो क्या एक कोशिका से तो मिलकर एक और एक मिलकर क्या बनती है, जब दो बनते हैं तो एक और एक कोशिकाएं मिलकर जो बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, बहुकोशिका जीव कहते हैं। जीवित होकर अपनी एक कोशिकाएं विभाजित होकर अपनी ही जैसी कोशिकाएं बनाती हैं। इस प्रकार सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती, ये क्वेश्चन गाइस टेक्नीशियन में आया था, सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। जायगोट एक क्या है, एक कोशिका है गाइस। ये जो मैंने ये लिख रखा है ना एक्स्ट्रा, जायगोट क्या है, एक कोशिका है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। जायगोट क्या है, एक कोशिका है। फिर आगे चलेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड पर। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, कोशिका का सबसे पहले पता किसने करा था, रॉबर्ट हुक ने। कोशिका का सबसे पहले पता किसने करा था, रॉबर्ट हुक ने 1665 में लगाया था। उसने कोशिका को कॉर्क की पतली काट में अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा था। किसकी सहायता से देखा था, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा था। ल्यूवेनहॉक ने 1674 ने सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिका का पता लगाया था। किसने पता लगाया था, ल्यूवेनहॉक ने 1674 ने सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिका का पता लगाया था। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिकाओं में केंद्रक का पता लगाया था। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिकाओं में केंद्रक का पता लगाया था। और जे.ई. पुरकिंजे ने 1839 में कोशिका की स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीवद्रव्य का नाम दिया था। किसने दिया था,
जेई पुरकिंजे ने 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया था। दो जीव वैज्ञानिक एम सिलीडन ने 1838 तथा टी स्वान ने 1839 में कोशिका सिद्धांत के विषय में बताया था। किसने बताया था कोशिका सिद्धांत के बारे में? एम सिल्डन और तथा टी स्वान। एम सिल्डन ने 1838 में, टी स्वान ने 1839 में कोशिका सिद्धांत के विषय में बताया था। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे तथा जंतु कोशिका से बने होते हैं। सभी पौधे किसके बनते होते हैं? जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं और वह जीवन की मूलभूत इकाई है। क्या है? वो जीवन की मूलभूत इकाई है। ये क्वेश्चन टेक्नीशियन में आया था गाइस। विर्चू ने 1855 में कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया था। आगे किसने बढ़ाया था? विर्चू ने 1855 में कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया था। उन्होंने बताया था कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी होती हैं। ऐसे पूछा था, ये पूर्ववर्ती कोशिकाएं के बारे में किसने बताया था? विर्चू ने बताया था। ये पूरा चैप्टर बहुत मेहनत है गाइस, इसको 2 बार 3 बार रिवाइज कर लेना। पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी खोज के बाद कोशिका की जटिल संरचना तथा बहुत से अंगों को समझना संभव हो सका था। नेक्स्ट स्लाइड। कह रहा हम पत्ती की झिल्ली, प्याज की मूलांगर अथवा विभिन्न आकार के प्याज की छिल्ली के अस्थायी स्लाइड बना सकते हैं। कह रहा है क्या सभी कोशिकाएं आकार तथा आकृति की दृष्टि से एक जैसी दिखाई देती हैं? क्या सभी कोशिकाओं की संरचना एक जैसी दिखाई देती है? क्या पादप के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली कोशिकाओं में कोई अंतर है? हमें कोशिकाओं में क्या समानता दिखाई देती है? इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। कह रहा है कुछ जीवों में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं भी हो सकती हैं। क्या कह रहा है? कुछ जीवों में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं भी हो सकती हैं। निम्नलिखित तस्वीरों में देखा यह मानव शरीर की कुछ कोशिकाएं हैं। ये गाइस देख लेना। ये रुधिर कोशिका है, ये तंत्रिका कोशिका है, ये चिकनी पेशी कोशिका है, ये अस्थायी कोशिका है, ये अंडाणु है, ये शुक्राणु है और ये वाशा कोशिका है। चित्र से भी क्वेश्चन आ सकते हैं गाइस। कह रहा मानव शरीर में विभिन्न कोशिकाएं होती हैं। कोशिकाओं की आकृति तथा आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होते हैं। कुछ कोशिकाएं अपने आकार बदलती हैं। कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती हैं, जैसे एक कोशिकाएं अमीबा। कुछ जीवों में कोशिकाओं का आकार लगभग स्थिर रहता है और प्रत्येक प्रकार की कोशिकाओं के लिए विशिष्ट होता है। उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिका प्रत्येक जीवित कोशिकाओं में कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है, जो सभी जीवों का गुण। एक ही जीवित कोशिकाओं ये मूलभूत कार्य कैसे करती हैं हम जानते हैं। एक कोशिका जीवों में श्रम विभाजन होता है। किसमें भी श्रम विभाजन होता है? बहुकोशिका जीवों में क्या होता है? श्रम विभाजन होता है। बहुकोशिका जीवों में श्रम विभाजन होता है, जैसे कि मनुष्यों में। इसका अर्थ यह है कि शरीर में विभिन्न अंग विभिन्न कार्य करते हैं। जैसे मनुष्य के शरीर में हृदय रुधिर को पंप करता है। हृदय क्या करता है? रुधिर को पंप करता है। तथा अमावस्या भोजन को पचाना। अमावस्या का काम क्या है? भोजन को पचाना आदि। इसी प्रकार एक कोशिका में भी श्रम विभाजन होता है। एक कोशिका में भी श्रम विभाजन होता है, बहुकोशिका में भी श्रम विभाजन होता है। वास्तव में ऐसी प्रत्येक कोशिकाएं में कुछ विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। प्रत्येक कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करता है, जैसे कोशिकाओं में नए पदार्थ का निर्माण, अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन आदि। अगली स्लाइड में आएंगे। आदि कोशिकाओं के कारण ही एक कोशिका जीवित रहती है और अपने सभी कार्य करती है। यह कोशिकांग मिलकर एक मूलभूत इकाई बनाते हैं, जिसे कोशिकांग कहते हैं। यह बड़ा रुचिकर है कि सभी कोशिकाओं में एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसमें क्या है, कि उसके कार्य क्या हैं अथवा वे किस जीव में पाई जाती हैं। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। कोशिका की खोज किसने की और कैसे की? ये अगली स्लाइड में। कोशिका की जीवन की संरचना या क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं, इसमें स्लाइड में आएंगे। कोशिका किससे बनी होती है? कोशिका की संरचनात्मक संगठन क्या है? कह रहा हमने देखा है कि कोशिका में विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। कोशिकांग कैसे संगठित होते हैं?
यदि हम कोशिका का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी से करें तो हमें लगभग प्रत्येक कोशिका में 3 गुण दिखाई देंगे, जिन्हें क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली एक हो गया, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। कौन कौन सी दिखाई देंगी? प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक व कोशिका द्रव्य। कोशिकाओं के अंदर होने वाले समस्त क्रियाकलाप तथा उनकी बाह्य पर्यावरण में पारस्परिक क्रियाएं इन्हीं गुणों के कारण संभव हैं। आगे देखते हैं। प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली, यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है। प्लाज्मा झिल्ली और कोशिकांग झिल्ली क्या ये कौन सी है? गाइस ध्यान से पढ़ना, बिल्कुल चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 1 2 5 कुछ पता नहीं रेलवे कितने क्वेश्चन पूछ ले, अब की बार भी भर भर के पूछे थे, और एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन उठते हैं। प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली क्या कह रहा है? ये कोशिका की सबसे बाहरी परत है और कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। भाई कोशिका की सबसे बाहरी परत है और जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों के अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है। प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है। अंडरलाइन कर रखी है मैंने, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। देती है अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती हैं। कोशिका झिल्ली को इसलिए वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? इसीलिए वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। कोशिका में पदार्थ की गति कैसे होती है? पदार्थ कोशिका से बाहर कैसे आते हैं? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिलेक्टिवली परमेबली, सिलेक्टिवली परमेबल, इसको वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली को। आगे गाइस नेक्स्ट स्लाइड। कह रहा कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। आर पार विसरण प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं। कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार किसके द्वारा आ सकते हैं? डिफ्यूजन, विसरण की प्रक्रिया के द्वारा आ जा सकते हैं। हम पिछले अध्याय में विसरण की प्रक्रिया के विषय में पढ़ चुके हैं। हमने देखा है कि पदार्थों की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। किधर से? उच्च सांद्रता से लेकर निम्न सांद्रता की तरफ होती है। कुछ इसी प्रकार की प्रक्रिया कोशिका में होती है। कुछ इसी प्रकार की प्रक्रिया किसमें होती है? कोशिका में। उदाहरण के लिए जब कुछ पदार्थ जैसे CO2 जो एक कोशिकीय अपशिष्ट है जिनका निष्कासन आवश्यक है, कोशिकाओं में एकत्र हो जाती हैं तो उसकी सांद्रता बढ़ जाती है। कोशिका के बाहरी पर्यावरण में CO2 की सांद्रता कोशिका में स्थित CO2 की सांद्रता की अपेक्षा कम होती है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। कोशिका की बाहरी पर्यावरण में CO2 की सांद्रता कोशिका में स्थित CO2 की सांद्रता की अपेक्षा कम होती है। जैसे कि कोशिका के अंदर और बाहर CO2 की सांद्रता में अंतर आता है। उसी समय उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण द्वारा कोशिका से CO2 बाहर निकल जाती है। O2 बाहर निकल जाती है। इसी प्रकार जब कोशिका में ऑक्सीजन की सांद्रता कम होती है तो O2 यानी कि ऑक्सीजन बाहर से कोशिका में विसरण द्वारा अंदर चली जाती है। अतः कोशिका तथा बाहरी पर्यावरण में गैसों के आदान प्रदान में विसरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जल भी विसरण के नियमों के अनुकूल व्यवहार करता है। जल के अणुओं की गति जब विभेदक वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे परासरण या कि ओस्मोसिस कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली से जल की गति जल में घुले पदार्थ की मात्रा के कारण भी प्रभावित होती है। इस प्रकार परासरण की प्रक्रिया में जल का नेट विसरण एक विभेदक वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के द्वारा उच्च विलय सांद्रता की ओर होता है। यदि हम किसी जंतु कोशिका अथवा पादप कोशिका को
शक्कर अथवा नमक में विलयन में रखें तो क्या होगा? निम्नलिखित 3 घटनाएं में से एक घटना हो सकती है। को तनु विलयन वाले माध्यम कोशिका को तनु विलयन वाले माध्यम अर्थात जल में शक्कर अथवा नमक की मात्रा कम और जल की मात्रा ज़्यादा है में रखा गया तो जल प्रासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा। ऐसे विलयन को अल्प प्रासरण दाबी विलयन कहते हैं। ऐसे प्रश्न क्या बोलते हैं? अल्प प्रासरण दाबी विलयन कहते हैं। इंग्लिश में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट स्लाइड। जल के अणु कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आवागमन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, लेकिन कोशिका के अंदर जाने वाले जल की मात्रा कोशिका से बाहर आने वाले जल की मात्रा से अधिक होगी। इस प्रकार शुद्ध परिणाम यह होगा कि जल कोशिका के अंदर गया, इससे कोशिका फूलने लगेगी। यदि कोशिका में ऐसा माध्यम विलयन में रखा जाए तो बाहरी जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता के ठीक बराबर हो तो कोशिका झिल्ली से जल में कोई शुद्ध गति नहीं होगी। ऐसे विलयन को समप्रसारी विलयन कहते हैं। आइसोटोनिक, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? आइसोटोनिक। जल कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आता जाता है, लेकिन जल की जो मात्रा अंदर गई उतनी ही बाहर आ जाती है। इस प्रकार व्यापक रूप से जल की कोई गति नहीं हुई, इसलिए कोशिका के माप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र है, जो कोशिका के बाहर वाला विलयन है वो अंदर के घोल से अधिक सांद्र है तो जल प्रासरण द्वारा कोशिका से बाहर आ जाएगा। ऐसे विलयन को अति प्रासरण दाबी विलयन कहते हैं, मतलब हाइपरटोनिक कहते हैं। पुनः जल कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आ जा सकते हैं, लेकिन इस झिल्ली में कोशिका से अधिक जल बाहर आएगा और कम जल अंदर जाएगा, इसलिए कोशिका सिकुड़ जाएगी। परासरण इस प्रकार विसरण की एक विशिष्ट विधि है जिसमें वर्णात्मक झिल्ली द्वारा गति होती है। जैसे अंडे से प्रासरण, अंडे को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालकर उसके कवच को हटाएं। उसका कवच अधिकांशतः कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम कवच जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। एक पतली बाहरी त्वचा झिल्ली अब अंडे को घेरे रखती है। अंडे को शुद्ध जल में रखो और 5 मिनट के बाद उसका अवलोकन करो। आप क्या देखते हैं? अंडा फूल जाएगा क्योंकि प्रासरण द्वारा जल अंडे के अंदर चला जाएगा। इसी प्रकार एक कवर रहित अंडा नमक के सांद्रित विलयन में रखो और 5 मिनट तक उसका अवलोकन करो। अंडा सिकुड़ जाता है। क्यों? जल अंडे से निकलकर नमक के विलयन में आ जाता है, क्योंकि नमक का घोल अधिक सांद्रित है। इस प्रकार का क्रियाकलाप हम किसमें सूखी किशमिश अथवा खुमानी से करने में प्रयत्न कर सकते हैं। जब हम किशमिश को डालते हैं, क्या किशमिश के अंदर क्या है? कम सांद्रता है, तो और बाहर क्या है? अधिक सांद्रता है। तो जब हम रात को ऐसे किशमिश भिगोते हैं तो अधिक सांद्रता से क्या जाता है? कम सांद्रता की ओर चला जाता है, तो किशमिश फूल जाती है। सूखी किशमिश अथवा खुमानी को केवल एक जल में रखो और कुछ समय के लिए छोड़ दो। उसके बाद शक्कर अथवा नमक के सकेंद्रीय विलयन में रखो। आप निम्नलिखित अंतर देखेंगे। जब उन्हें जल में रखा गया तो वह जल ग्रहण करके फूल गई। यही बता रहा था कि वो फूल जाती है। जब उन्हें सकेंद्रित घोल में रखा जाएगा तो वह जल को बाहर निकाल कर सिकुड़ जाएंगे। कह रहा एक कोशिका अलवणीय जलीय जीवों तथा अधिकांश पादप कोशिकाएं परासरण द्वारा जल ग्रहण करते हैं। पौधों के मूल द्वारा जल का अवशोषण परासरण का एक उदाहरण है। किसका? परासरण का एक उदाहरण। इस प्रकार कोशिका के जीवन में विसरण
जल तथा गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त विसरण कोशिका को अपने बाहरी पर्यावरण से पोषण ग्रहण करने में सहायता करता है। कोशिका से विभिन्न अणुओं का अंदर आना तथा बाहर निकलना भी विसरण द्वारा ही होता है। इस प्रकार के परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है और कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। क्वेश्चन भी आया था, प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है और वह कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लिपिड तथा प्रोटीन की। ये क्वेश्चन आया था टेक्नीशियन में। देखो क्या लिखा हुआ है ऊपर, मैंने पेन से लिख रखा है। अमीबा जो संरचना बनाता है और भोजन पकड़ने के लिए उसे किसे भोजन पकड़ने के लिए उसे क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया कहते हैं उसको। क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया। ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैंने लिखा हुआ है। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना में हम केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना केवल हम किसे देख सकते हैं? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिका जीवों में कोशिका के बाहरी पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है। ऐसी प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। कह रहा है कोशिका झिल्ली का लचीलापन कोशिका जीवों में कोशिका के बाहरी पर्यावरण से अपने भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है। ऐसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस कहते हैं। अमीबा अपना भोजन इसी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है। तो अमीबा अपना भोजन किससे करता है? एंडोसाइटोसिस। किससे? एंडोसाइटोसिस। और जो भोजन बनाता है उसे क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया। विले के पुस्तकालय अथवा इंटरनेट ये CO2 तथा पानी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी जैसे पदार्थ कोशिका कैसे अंदर तथा बाहर जाते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। आ गया कह रहा कोशिका भित्ति। पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति होती है। पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति होती है। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। भर भर के क्वेश्चन पूछा हुआ है ये बार। क्या कह रहा है? पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती हैं। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती हैं। सेल्यूलोज एक बहुत जटिल पदार्थ है और ये पौधे को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। क्या करता है? पौधे को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। जब किसी पादप कोशिकाओं में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। इस घटना को जीव द्रव्य संकुचन कहते हैं। हम इस परिघटना को निम्न क्रियाकलाप द्वारा देख सकते हैं। रियो एक पत्ती की झिल्ली को पानी में रखकर एक स्लाइड बनाओ। इस उच्च शक्ति वाले सूक्ष्मदर्शी से देखो। छोटे छोटे हरे कण देखें, क्लोरोप्लास्ट, जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इसमें हरा पदार्थ होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। आगे नेक्स्ट, अगली स्लाइड में स्लाइड में स्लाइड पर शक्कर अथवा नमक का छिद्र विलयन डालें। ये गाइड, ये वाली स्लाइड हो गई क्या? यहाँ से स्टार्ट होगा। कह स्लाइड में शक्कर अथवा नमक का सांद्र विलयन डालो। 1 मिनट प्रतीक्षा करो और इसे सूक्ष्मदर्शी में से देखो। हम क्या देखते हैं? अब रियो की पत्तियां कुछ मिनट तक जल में
जल में उबालो, इस पत्तियों के सभी कोशिकाएं मर जाएंगी। अब एक पत्तियों को स्लाइड पर रखो और सूक्ष्मदर्शी से देखो। स्लाइड पर रखी इस पत्तियों में शक्कर अथवा नमक का सांद्र विलयन डालो। 1 मिनट प्रतीक्षा करो और पुनः सूक्ष्मदर्शी से देखो। हम क्या देखते हैं? क्या अब जीव द्रव्य संकुचन हुए? अब इसमें देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। इस क्रियाकलाप से क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे पता लगता है कि केवल जीवित कोशिकाओं में ही परासरण द्वारा जल अवशोषण की क्षमता होती है। किसमें? जीवित कोशिकाओं में ही परासरण द्वारा जल अवशोषण की क्षमता होती है, न कि मृत कोशिकाओं में होती है। कोशिका भित्ति पौधे, कवक तथा बैक्टीरिया की कोशिकाओं का अपेक्षाकृत कम तनु विलयन, अल्प परासरण दाबी विलयन में कह रहा है कम तनु विलयन अल्प परासरण दाबी विलयन में बिना फटे बनाए रखती हैं। ऐसे माध्यम में कोशिका परासरण विधि द्वारा पानी लेती हैं। कोशिका फूल जाती है और कोशिका भित्ति के ऊपर दबाव डालती हैं। कोशिका भित्ति फूल जाती है, कोशिका भित्ति के ऊपर दबाव डालती है। कोशिका भित्ति फूली हुई कोशिका के प्रति समान रूप से दबाव डालती है। कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिकाएं परिवर्तनीय माध्यम को तंतु कोशिका की अपेक्षा आसानी से सहन कर सकती हैं। अब आगे केंद्रक। आपको याद होगा कि हमने प्याज की झिल्ली की अस्थायी स्लाइड बनाई थी। हमने इस झिल्ली पर आयोडीन की बूंद डाली थी। क्यों? यदि हम बिना आयोडीन के स्लाइड देखें तो हम क्या देखते हैं? प्रयत्न करो कि और देखो कि क्या अंतर है। जब हमने आयोडीन का घोल डाला था तो क्या प्रत्येक कोशिकाएं समान रूप से रंगीन हो गई थी? कोशिका के विभिन्न भाग रासायनिक संगठन के आधार पर विभिन्न रंगों से रंगे जाते हैं। कुछ क्षेत्र अधिक गहरे रंग के प्रतीत होते हैं और कुछ कम। कुछ अधिक गहरे रंग के और कुछ कम होते हैं। कह रहा कोशिकाओं को रंगने के लिए हम आयोडीन विलयन के अतिरिक्त सेफ्रानिन अथवा मैथालिन ब्लू विलयन का भी प्रयोग करते हैं। कोशिकाओं को रंगने के लिए इंपॉर्टेंट लाइन है, कोशिकाओं को रंगने के लिए हम आयोडीन विलयन के अतिरिक्त सेफ्रानिन अथवा मैथिलीन ब्लू विलयन का भी प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। कह रहा कांच की स्लाइड लो। ये एक तरह से क्रियाकलाप कर रहा है कि प्रैक्टिकली। तो स्लाइड में छोड़ देता हूँ गाइस, आप देख लेना इसको। ये वाले देखते हैं। क्या आप कोशिका के मध्य में एक गहरे रंग वाली गोलाकार अथवा अंडाकार डॉट की सतह की संरचना देख रहे हैं? इस संरचना को केंद्रक कहते हैं। इस संरचना को क्या बोलते हैं? केंद्रक कहते हैं। इसी प्रकार की संरचना प्याज की छिल्ली में भी होती है। कह रहा केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक स्तर होता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक स्तर होता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक के अंदर कोशिका द्रव्य केंद्रक के बाहर जा पाते हैं। केंद्रक के बाहर जा पाता है। कोशिका द्रव्य के विषय में हम अनुभाग में पढ़ेंगे आगे। केंद्रक, ये वाला पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस ध्यान से देखने से। केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं जो कोशिका विभाजन के समय छड़ाकार दिखाई पड़ते हैं। क्रोमोसोम में आनुवांशिक गुणों की जो सूचना होती है वे माता पिता में डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है डीएनए की, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, अणु के रूप में अलगी संतति में जाते हैं। क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन के। क्वेश्चन ही पूछा हुआ है। क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण में संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। जो
कोशिका विभाजित नहीं हो रही होती उसमें यह डीएनए क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान रहते हैं। केंद्रक को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। केंद्रकाय न्यूक्लियोइड बोलते हैं इसको, न्यूक्लियोइड में ये क्या लिख रखा है मैंने? क्रोमोसिस के अंदर क्रोमेटिन जलीय पदार्थ होते हैं। जब कोशिका विभाजन होता है तो क्रोमेटिन ही क्रोमोसिन बनाते हैं। और कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं के रूप में विद्यमान रहता है। क्रोमेटिन पदार्थ धागे की तरह रचनाओं का एक जाल का पिंड होता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रोमेटिन के रूप में विद्यमान रहता है। क्रोमेटिन पदार्थ धागे की तरह की संरचना के एक जाल का एक पिंड होता है। जब कभी भी कोशिका विभाजित होने वाली होती हैं तब यह क्रोमोसोम में संगठित हो जाता है। कुछ जीवों में कोशिका जनन के केंद्रक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रक्रिया में एक अकेली कोशिका विभाजित होकर दो नई कोशिकाएं बनाती हैं। यह कोशिका के विकास व परिपक्वन को निर्धारित करता है। साथ ही सजीव कोशिकाओं की रासायनिक क्रियाओं को भी निर्देशित करता है। बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में कोशिकाएं कोशिका का केंद्रीय क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट होता है क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती। ऐसे अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र में केवल क्रोमेटिन पदार्थ होता है। ऐसे क्षेत्र को केंद्रिकाय कहते हैं। ऐसे जीव जिसकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती उन्हें, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती उन्हें क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक। प्रो आदि अथवा पूर्व, क्रियोटिक कैरियोन केंद्रक। प्रो का मतलब आदि अथवा पूर्व और कैरियोट का मतलब कैरियोन, और कैरियोट बराबर कैरियोन और बराबर केंद्रक। जिन जीवों की कोशिकाएं में केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें यूकैरियोटिक बोलते हैं। जिनमें कोशिका, यह लाइन बहुत है, ऐसे जीव जिसकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती उन्हें बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। कोशिका झिल्ली नहीं होती प्रोकैरियोटिक, और जिसमें कोशिका झिल्ली होती है उसको क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक। कैसे गाइस समझ सकते हैं भाई? पी ऐसे बनता है हमारा, जिसमें ऐसी जीव जिसकी कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं होती। पी हमने बना दिया तो इसके अंदर किधर से बंद है नहीं पूरा, तो इसका मतलब इसमें एंटर नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती? कोशिका झिल्ली नहीं है। और यू, जिन कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है उसे क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक। मतलब कोशिका झिल्ली होती है, इसका मतलब कोशिका आ जा सकती है। ऐसे यू के अंदर आ जा सकती है तो उसको क्या बोलते हैं? यूकैरियोट। और पी के अंदर बंद है बिल्कुल तो आ जा नहीं सकती, तो कोशिका झिल्ली जिसके अंदर नहीं होती उसको प्रोकैरियोटिक, और जिसके अंदर होती है उसको यूकैरियोटिक। ऐसे याद कर सकते हैं, ट्रिक है एक तरीके से समझने के लिए। तो उसको क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक बोलते हैं उसको। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में और भी अन्य कोशिका द्रव अंगांग नहीं होते जो कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होते हैं। ऐसे अंगांग के अन्य कार्य भी कोशिका द्रव के संगठित भागों द्वारा किए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुटिका थैले की तरह संरचना के साथ होता है। बहुत मेन इंपॉर्टेंट लाइन है गाइस। प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुटिका थैले की संरचना के साथ होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्लोरोफिल प्लास्टिड में होता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्लोरोफिल प्लास्टिड में होता है। ये गाइस चित्र देख लो, कोशिका भित्ति, ये क्या होती है? कोशिका भित्ति जो, और ये प्लाज्मा झिल्ली, राइबोसोम, कोशिकाएं जिसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं, कोशिकाएं न्यूक्लियोइड, ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं।
ठीक है गाइस, देख लो ध्यान से क्या कह रहा है। अब आगे हम पढ़ते हैं। कह रहा है कोशिका द्रव्य। जब हमने प्याज की झिल्ली तथा मनुष्य कोशिका झिल्ली जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य जिसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म, इंग्लिश में शब्द भी ध्यान रखो। कोशिका द्रव्य जिसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। जब हमने प्याज की झिल्ली तथा मनुष्य के गाल की एक कोशिका की स्लाइड में देखा, तब हमें प्रत्येक प्रत्येक कोशिका में एक बड़ा क्षेत्र दिखा जो कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ था। इस क्षेत्र में बहुत हल्का धब्बा था। इसे कोशिका द्रव कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव एक तरल पदार्थ है। इसमें बहुत से विशिष्ट कोशिका के घटक होते हैं जिन्हें जिन्हें कोशिका का अंगक कहते हैं। प्रत्येक अंगक कोशिका के लिए विशिष्ट कार्य करते हैं। कोशिका द्रव अथवा केंद्रक दोनों को मिलकर बनता है, उसे क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कहते हैं। कोशिका अंगक झिल्ली युक्त होते हैं। कोशिका अंगक क्या होते हैं? झिल्ली युक्त होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में वास्तविक केंद्रक के अतिरिक्त झिल्ली युक्त अंगांग भी नहीं होते, जबकि यूकोरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली तथा झिल्ली युक्त अंगक होते हैं। झिल्ली की सार्थकता वायरस के उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। झिल्ली की सार्थकता वायरस के उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। वायरस में किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती। वायरस में किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट। वायरस में किसी भी प्रकार की झिल्ली, क्योंकि अब रेलवे वो नहीं डिट्टो क्वेश्चन नहीं पूछ, रटे हुए नहीं पूछता, अब चैप्टर के बीच में से उठाता है। तो वायरस में स्पष्ट क्या कह रहा है? वायरस में किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती, इसलिए इसमें जीवन का गुण तब तक लक्षित नहीं होता जब तक कि यह किसी सजीव के शरीर में प्रविष्ट करके कोशिका की मशीनरी का उपयोग कर अपना बहुगुण नहीं कर रहता। क्योंकि इसलिए वायरस क्या किसी के शरीर में ही जीवित रहता है, बाहर जीवित नहीं रह सकता। क्यों? इसमें कोई कोशिका झिल्ली नहीं होती। क्योंकि यह अभी जीवन यापन जब भी तो करेगा जब किसी के दूसरे के शरीर में प्रवेश करेगा। किसी के शरीर में प्रवेश नहीं करेगा तो ये बाहर रहेगा तो मर जाएगा। कह रहा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, इनका आकार छोटा होता है। देखो ये प्रोकैरियोटिक 70S होते हैं। प्रोकैरियोटिक कितने होते हैं? 70S, जिसमें 50S और 30, 50S और 30S। और इसमें होते हैं यूकैरियोटिक में 80S। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। प्रोकैरियोटिक में 70S होते हैं, 30S और 50S। और इसमें बोलते हैं 70S यूकैरियोटिक को। 60-40 का रेशो रहता है। कितने का? 60-40 का। अब ये मत के सोचना कि 60-40 तो 100 होते हैं। ये ऐसे नहीं है। ये 70S होते हैं, इसमें 30 और 50 रहते हैं, और 80 यूकैरियोटिक में 80 होते हैं, तो 60-40 रहते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं, इनका आकार छोटा होता है 1 से लेकर 10 UM तक। इनका आकार बड़ा होता है 5 से लेकर 100 UM तक होता है। ठीक है गाइज। क्रोमोसोम एक होता है। इसमें क्रोमोसोम अधिक होते हैं। अगली स्लाइड पर आ जाते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कोशिका अंगक। कह रहा है प्रत्येक कोशिका के चारों ओर अपनी झिल्ली होती है। प्रत्येक कोशिका के चारों ओर अपनी झिल्ली होती है, जिससे कि उसमें स्थित पदार्थ बाहरी पर्यावरण से अलग रहें। बड़ी तथा जटिल कोशिकाएं, जिसमें बहुकोषीय जीवों की कोशिकाएं भी शामिल हैं, को भी उपचायी कोशिकाओं की बहुत आवश्यकता होती है। बहुकोशिकाएं जीवों की कोशिकाएं भी शामिल हैं, को उपचायी कोशिकाएं क्रियाएं भी बहुत आवश्यकता होती है, जिसमें कि वे जटिल संरचना तथा कार्य को सहारा दें। इन विभिन्न प्रकार की अपचायी क्रियाओं को अलग अलग करने के लिए ये कोशिकाएं झिल्ली युक्त छोटी छोटी संरचनाएं अंगांग का उपयोग करती हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक ऐसा गुण जो उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से अलग करता है। इनमें से कुछ अंगक केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देखे जा सकते हैं। हमने पिछले अनुभाग में केंद्रक के विषय में पढ़ा, और
अंतर्द्रव्य जालिका, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया तथा प्ले प्ले प्लेसिड प्लेसिडिट कोशिकाओं अंगकाओं के के महत्वपूर्ण उदाहरण जिन पर हम विचार करेंगे। ये इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि इसमें ये कोशिकाओं के बहुत निर्णायक कार्य करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आ जाएगी हमारी कौन सी अंतर क्या अंतर्द्रव्य जलिका, जिसको बोलते हैं ईआर इंग्लिश में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतर्द्रव्य जालिका झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा सीट का एक बहुत बड़ा तंत्र है। ये लंबी नलिका अथवा गोल या आयताकार थैले की तरह दिखाई देती हैं। अंतर्द्रव्य जालिका की रचना भी प्लाज्मा झिल्ली के समरूप होती है। अंतर्द्रव्य जालिका दो प्रकार की होती हैं, खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका और तथा चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। एक आर और एस इनकी फुल फॉर्म बताऊंगा आगे। आर सूक्ष्मदर्शी से देखने पर खुरदरी दिखाई पड़ती हैं क्योंकि इस पर राइबोसोम लगे होते हैं। राइबोसोम पर प्रोटीन संश्लेषित होते हैं। राइबोसोम पर किस होते हैं? प्रोटीन संश्लेषित होते हैं। किस पर? राइबोसोम पर। फिर कह रहा आर तैयारी प्रोटीन को आवश्यकता अनुसार ईआर के द्वारा कोशिका के अन्य भाग में भेज देता है। एसईआर द्वारा स्मूथ एंडोक्राइन रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एसईआर की फुल फॉर्म। एसईआर फुल फॉर्म ध्यान रखना। एस अगर कोई फुल फॉर्म गाइस वैसे मैं बता दूंगा, अगर नहीं हुई है तो गूगल पर डाल के चेक कर लेना। एसईआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वासा तथा लिपिड अणुओं के बनाने में सहायता करती है। वासा तथा लिपिड अणुओं को बनाने में सहायता करती है। कौन सी? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह कोशिकाएं क्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ प्रोटीन तथा वासा कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता करते हैं। इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवित जनन कहते हैं। क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवित जनन कहते हैं। कुछ अन्य प्रोटीन तथा वासा एंजाइम एवं हार्मोन की भांति कार्य करते हैं। कुछ अन्य प्रोटीन वासा एंजाइम एवं हार्मोन की भांति कार्य करते हैं। यद्यपि विभिन्न कोशिकाओं में ईआर एंडोक्राइन रेटिकुलम विभिन्न रूप में दिखाई देते हैं, परंतु सदैव एक जलिका तंत्र का निर्माण करती हैं। चित्र को गाइस देख लेना एक बार, कई बार चित्र से भी पूछ लेता है क्वेश्चन। इस प्रकार ईआर एंडोक्राइन रेटिकुलम एक कार्य कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य अथवा कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों तथा केंद्रक के मध्य पदार्थ मुख्यतः प्रोटीन के परिवहन के लिए नलिका के रूप में कार्य करना है। ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका की कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए कोशिका द्रव्य ढांचे का कार्य भी करती है। एक वर्ग के तंतु जिन्हें केशुरकी भी कहते हैं। एक वर्ग के तंतु जिन्हें क्या बोलते हैं? कशेरुकी भी कहते हैं। क्या कह रहा है? अध्याय 7 में देखा होगा। यकृत कोशिकाओं में कुछ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विष तथा दवा को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। स्मूथ एंडोक्राइन रेटिकुलम क्या करता है? शरीर में जो विषैले पदार्थ होते हैं को दूर करता है। विषैले पदार्थ को दूर करता है। फिर आ जाता है गैल्जी उपकरण। ये क्वेश्चन गाइस पूछा हुआ है। शरीर में विषैले पदार्थ को कौन दूर करता है? स्मूथ एंडोक्राइन रेटिकुलम। गैल्जी उपकरण अपेयर्स
अप अगली स्लाइड। गैल्जी उपकरण, इसको क्या बोलते हैं? कैमिलो गोल्जी द्वारा वर्णित गैल्जी उपकरण झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का एक तंत्र है। कैमिलो गैल्जी द्वारा वर्णित कैमिलो गैल्जी द्वारा वर्णित गैल्जी उपकरण झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का एक तंत्र है जो एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप से सजी रहती है, जिन्हें जिन्हें कुंडली कहते हैं। क्या कहते हैं? कुंडली कहते हैं। इन झिल्लियों का संपर्क एंडोक्राइन रेटिकुलम झिल्लियों से होता है, इसलिए जटिल कोशिकाएं झिल्ली तंत्र को एक दूसरे भाग को बनाती हैं। जटिल कोशिकाएं झिल्ली तंत्र के एक दूसरे भाग को बनाती हैं। इस चित्र को भी देख लेना गाइस ध्यान से। कह रहा है एंडोक्राइन रेटिकुलम संश्लेषित पदार्थ गॉल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं। किसमें करे जाते हैं? एंडोक्राइन रेटिकुलम में संश्लेषित पदार्थ गॉल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं। ये पूछा हुआ है क्वेश्चन। एंडोक्राइन रेटिकुलम में संश्लेषित पदार्थ गॉल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं और इन्हें कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। इस कार्य में शामिल हैं पुटिका में पदार्थ में संचयन, रूपांतरण तथा बंद करना। पुटिका में पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा बंद करना। कुछ परिस्थिति में गॉल्जी उपकरण में सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनाती हैं। गॉल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। गॉल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। लाइसोसोम केवल पशु कोशिकाओं में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? केवल एनिमल में, पशु कोशिका में पाया जाता है। लाइसोसोम संरचनात्मक दृष्टि से लाइसोसोम में झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है। ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लाइसोसोम से भी क्वेश्चन आते हैं। संरचनात्मक दृष्टि से लाइसोसोम में झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है। किससे? झिल्ली से घिरी एक संरचना होती है जिनमें पाचक एंजाइम होते हैं। RER एक एंजाइम को बनाते हैं। इसकी फुल फॉर्म गाइस देख लेना एक बार गूगल पे, ध्यान नहीं आ रही मेरे को। RER इन एंजाइम को बनाते हैं। लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। यह बाहरी वातावरण एवं कोशिका अंगों के टूटे फूटे भाग को पाचित करके कोशिका को साफ करते हैं। कोशिका के अंदर आने वाले बाहरी पदार्थ जैसे बैक्टीरिया अथवा भोजन तथा पुराने अंगक लाइसोसोम में चले जाते हैं। पुराने अंगक किस में चले जाते हैं? लाइसोसोम में चले जाते हैं, जो उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं। लाइसोसोम में क्या होते हैं? बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं। कोशिकाएं चयापचय मेटाबॉलिज्म, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? मेटाबॉलिज्म। चयापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त से मृत हो जाती हैं तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी कोशिकाओं को पाचित कर देती हैं और कोशिकाएं क्या करती हैं? अपने एंजाइम को पाचित करते हैं। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन कितनी बार 100 बार पूछा हुआ है। इसलिए लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है, क्योंकि वह फट जाती हैं। व्यवधान के कारण वह कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती हैं तो लाइसोसोम फट जाती है, जिससे वह एंजाइम अपनी कोशिकाओं को पाचित कर लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड।
कह रहा कैमिलो गैल्जी का जन्म 7 जुलाई 1843 को ब्रेसिका के समीप कोरटानो में हुआ था। उन्होंने पादुआ विश्वविद्यालय से मेडिसिन का अध्ययन किया था। कहाँ से किया था? पादुआ विश्वविद्यालय से मेडिसिन का अध्ययन किया था। 1865 में स्नातक के बाद उन्होंने पादुआ के सेंट मैटियोस के अस्पताल में अध्ययन जारी रखा। उस समय उनकी सारी खोज तंत्रिका तंत्र के संबंध में थी। 1872 में उन्होंने एम्बियोटो ग्रेसो, एक दीर्घकालिक रोग के अस्पताल का मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने सबसे पहले अपनी खोज इस अस्पताल में किचन में तंत्रिका तंत्र पर की थी। किस पे? किचन में तंत्रिका तंत्र पर की थी। उन्होंने छोटी सी किचन का प्रयोगशाला बना लिया और उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह था कि उनके अकेली तंत्रिका तथा कोशिका संरचनाओं को अभिरंगित करने की क्रांतिकारी विधि प्रदान की। इस विधि को ब्लैक रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? ब्लैक रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। इस विधि में उन्होंने सिल्वर नाइट्रेट के घोल का उपयोग किया था और विशेषतः यह एक कोशिका की कोमल शाखाओं की प्रक्रियाओं का मार्ग पता लगाने में महत्वपूर्ण था। सारा जीवन वे इसी दिशा में कार्य करते रहे और इस विधि में सुधार करते रहे। गैल्जी ने अपने शोध के लिए उच्चतम उपाधि तथा पुरस्कार प्राप्त किए। सन 1906 में इन्हें सेंटियागो रैमोनी कॉलेज के साथ संयुक्त रूप से तंत्रिका तंत्र की संरचना करने के लिए नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया। ये आगे गाइस RER नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। इससे भी भर भर के क्वेश्चन आते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में? कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का बिजली घर है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोला जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का क्या? बिजली घर। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली की बनी होती है। किसकी? दोहरी झिल्ली की बनी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली की बनी होती है। बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है। बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है। भीतरी झिल्ली बहुत अधिक वलित होती है। यह विलय एटीपी एडिनोट्राई फास्फोट एटीपी की फॉर्म क्या? एडिनोट्राई फास्फोट बनाने वाली रासायनिक क्रिया के क्षेत्रों को बड़ा बनाती है। जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी एडिनोट्रांसफास्फोट के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। एटीपी कोशिका की ऊर्जा है। शरीर में नए रासायनिक यौगिक को बनाने तथा यांत्रिक कार्यों के लिए एटीपी में संचित ऊर्जा का उपयोग करता है। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अद्भुत अंगक है क्योंकि उसमें उसका अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, किसका अपना डीएनए और राइबोसोम होता है? किसका? माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए और राइबोसोम होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाती है। माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाती है। फिर है प्लेस्टिड। प्लेस्टिड मतलब ल्यूकोप्लास्ट भोजन संचित करता है। प्लेस्टिड ल्यूकोप्लास्ट भोजन संचित करता है। प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में स्थित होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में स्थित होता है। किसमें? प्लांट में प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में स्थित होते हैं। प्लास्टिड दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट रंगीन प्लास्टिड होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट श्वेत तथा रंगीन प्लास्टिड होते हैं। जिस क्रोमोप्लास्ट
क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होते हैं उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्या कह रहा है, जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होते हैं उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। पौधों में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक है। जो पौधे अपना भोजन जो अपना प्राप्त करते हैं वो किसके कारण करते हैं, क्लोरोप्लास्ट के कारण। क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अतिरिक्त विभिन्न पीले अथवा नारंगी रंग के वर्णक भी होते हैं। पीले अथवा किसके, नारंगी रंग के वर्णक भी होते हैं। क्लोरोप्लास्ट प्राथमिक रूप से अंगक है। वर्णक भी होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट ये भी लाइन, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। ल्यूकोप्लास्ट का प्राथमिक रूप से अंगक कौन है, ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रूप से अंगक हैं जिसमें स्टार्च तथा तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन को कौन संचित करता है, ल्यूकोप्लास्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है क्वेश्चन। ल्यूकोप्लास्ट प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। क्लोरोप्लास्ट की भीतरी संरचना में बहुत सी झिल्लियां वाली परतें होती हैं जो स्ट्रोमा में स्थित होती हैं। क्लोरोप्लास्ट की भीतरी संरचना में बहुत सी झिल्लियां वाली परतें होती हैं जो स्ट्रोमा में स्थित होती हैं। प्लास्टिड बाहरी संरचना में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होते हैं। प्लास्टिड की बाहरी संरचना में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड में भी अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड में भी, ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की तरह अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, किसमें होता है, प्लास्टिड में। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड में भी अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है। फिर आगे रसधानियां, जिसको वोकल्स बोलते हैं, वोकल्स। क्या कह रहा है, रसधानियां ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्रहित थैलियां हैं। जंतु कोशिकाओं में रसधानियां छोटी होती हैं जबकि पादप कोशिकाओं में रसधानियां बहुत बड़ी होती हैं। कुछ पौधों की कोशिकाओं की केंद्रीय रसधानी की माप कोशिकाओं के आयतन का 50 से 90% तक होती हैं। कितनी होती हैं, 50 से 90% तक होती हैं। नीचे एक लाइन लिखी हुई है, वेरी इंपॉर्टेंट। प्लांट और एनिमल दोनों में पाई जाती है रसधानियां। किस में पाई जाती है, प्लांट और एनिमल में। वोकल्स प्लांट और एनिमल दोनों में पाई जाती हैं, लेकिन विकसित अवस्था पाई जाती हैं, मतलब ज़्यादा पाई जाती हैं। लेकिन प्लांट में क्या है, प्लांट में ये विकसित अवस्था में पाई जाती हैं, सिर्फ प्लांट में। विकास की अवस्था में किस में पाई जाती हैं, सिर्फ प्लांट में पाई जाती हैं। कह रहा है पादप कोशिकाओं की रसधानियों में कोशिका द्रव भरा होता है। पादप कोशिकाओं की रसधानी में क्या भरा होता है, कोशिका द्रव। पादप कोशिकाओं की रसधानी में कोशिका द्रव भरा होता है और ये कोशिकाओं को स्फीति तथा कठोरता प्रदान करती हैं। पौधों के लिए आवश्यक बहुत से पदार्थ रसधानियों में स्थित होते हैं। ये अमीनो अम्ल, शर्करा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल तथा कुछ प्रोटीन है। ये क्या है, जो रसदानियों में भरे स्थित होती हैं, ये अमीनो अम्ल हो सकते हैं, शर्करा हो सकते हैं, विभिन्न कार्बनिक अम्ल तथा कुछ प्रोटीन हैं। कोशिका जीवों जैसे अमीमा की खाद्य रसधानियां में उनके द्वारा उपभोग में लाए गए खाद्य पदार्थ होते हैं। कुछ एक कोशिका जीव में अवशिष्ट रसधानियां अतिरिक्त जल तथा कुछ अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट स्लाइड। क्या कह रहा है, प्रत्येक कोशिकाओं को अपनी एक संरचना होती है। प्रत्येक कोशिकाओं की अपनी एक संरचना होती है जिसे के द्वारा विशिष्ट कार्य जैसे श्वसन, पोषण तथा अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन तथा नई प्रोटीन बनाने में सहायता करते हैं। ऐसा उनकी झिल्ली तथा अंगकों की विशिष्ट संरचना के कारण संभव हो पाता है। अतः कोशिका सजीवों की एक मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। कोशिका सजीवों की एक मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। यह जीवन की एक मूलभूत क्रियात्मक इकाई भी है। क्या है, ये जीवन की मूलभूत क्रियात्मक इकाई भी है। कोशिका विभाजन, माइटोसिस और मिसोसिस, दो प्रकार के होते हैं, माइटोसिस कोशिका विभाजन और मिटोसिस। कह रहा है जीवधारों के में वृद्धि हेतु नई कोशिकाएं बनती हैं। जीवधार में वृद्धि हेतु नई कोशिकाएं बनती हैं जिससे पुरानी मृत एवं क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का प्रतिस्थापन और प्रजनन हेतु युग्मक
बनाते हैं। कह रहा है क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को प्रतिस्थापन और प्रजनन हेतु युग्मक बनाते हैं। नई कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? कोशिका विभाजन। नई जब कोशिकाएं बनती है तो उसका क्या बोलते हैं? उसको कोशिका विभाजन। सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन नामक दो मुख्य प्रकार की कोशिका विभाजन प्रक्रियाएं। कौन कौन सी कोशिका विभाजन? एक सूत्री विभाजन है और एक अर्ध। ऐसे ही पूछ लेता है कोशिका विभाजन कितनी है? दो। कौन है? सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन नामक दो मुख्य प्रकार की कोशिका विभाजन की प्रक्रिया है। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जिसमें अधिकतर कोशिकाएं वृद्धि हेतु विभाजित होती हैं उसे कह रहा है, जिस कोशिका विभाजन में अधिकतर कोशिकाएं वृद्धि होती हैं और विभाजित होती हैं उसे बोलते हैं सूत्री विभाजन। उसे क्या बोलते हैं? सूत्री विभाजन। सूत्री विभाजन कहते हैं इस प्रक्रिया में। ये देखो गाइस ऐसे होते हैं। ये चित्र पूछ लेता है मृत कोशिका, गुणसूत्र और सतत कोशिकाएं ऐसे करके। ये एक कोशिका है, ये गाइस एक कोशिका है। इससे क्या है? एक कोशिका ये बन गई और एक कोशिका ये बन गई, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? सूत्री विभाजन। क्या कह रहा है? विभाजन कहते हैं इस प्रक्रिया में प्रत्येक कोशिका जिसे मृत कोशिका भी कहते हैं में कह सकते हैं विभाजित होकर दो समरूप सतती कोशिकाएं बनाती हैं। सतती कोशिकाएं बनाती हैं। सतती कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मृत कोशिकाओं के समान होती है। जीवों में वृद्धि एवं ऊतकों की मरम्मत में सहायक करती हैं। जंतुओं और पौधों के प्रजनन अंगों अथवा ऊतकों की विशेष कोशिकाएं विभाजित होकर युग्मक बनाती हैं जो निषेचन के पश्चात सतती निर्माण करती हैं। कह रहा सतती निर्माण करती। यह एक अलग प्रकार का विभाजन है जिसे अर्धसूत्रण कहते हैं, जिसमें क्रम से दो विभाजन होते हैं। जब कोशिका अर्धसूत्रण विभाजित होती हैं इसमें दो की जगह चार नई कोशिकाएं बनती हैं। नई कोशिकाओं में मृत कोशिकाओं की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। एक लाइन ध्यान रखना, नई कोशिकाओं में मृत कोशिकाओं की तुलना, नई जो कोशिकाएं बनती हैं उसमें मृत कोशिकाओं की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? आधी होती है। नई कोशिकाओं में मृत कोशिकाओं की जो तुलना में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? आधी। क्या आप सोच सकते हैं कि सतती कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्यों आधी होती है? ये देखो ये बता रखा है मृत कोशिकाएं, ये रहा मृत कोशिकाएं इस प्रकार ऐसे करके बनती हैं। अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन 2 इस प्रकार से बन जाती है गाइस। फिर इसमें से भी टूटेगी, इसमें से भी टूटेगी, इसे बोलते हैं सतती कोशिकाएं। ये होता है अर्धसूत्री विभाजन। अब लास्ट में कह रहा है आपने क्या सीखा? कह रहा है कोशिका जीवन की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। कोशिका क्या है? जीवन की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है, ये भी पढ़ा था। कोशिका के चारों ओर प्लाज्मा झिल्ली होती है। झिल्लियां लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ला कोशिका के सक्रिय भाग है। कोशिका झिल्ली कोशिका का सक्रिय भाग है। यह पदार्थ की गति को कोशिका के भीतर तथा बाहरी वातावरण में नियमित करती है। पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। पादप की कोशिकाओं में स्थित कोशिका भित्ति फंजाई तथा बैक्टीरिया को अल्प प्राशन दाबी घोल में बिना फटे जीवित रहने देती है। यूकेरियोटिक में केंद्रक झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव से अलग होती हैं। यूकेरियोटिक में केंद्रक झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव से अलग होती हैं। यह कोशिका की जीवन प्रक्रिया में निर्देशित करता है। ER एंडोक्राइन रेटिकुलम एक अंतकोशिका परिवहन तथा उत्पादक सतह के रूप में कार्य करता है। गैल्जी उपकरण झिल्ली युक्त पुटिकाओं का स्तंभ है। यह कोशिकाओं में बने पदार्थ का संचयन, रूपांतरण तथा पैकेजिंग करता है। गैल्जी बोल्डिन का क्या काम बताया था?
उपकरण झिल्ली युक्त पुटिकाओं में स्तंभ कोशिकाओं में बने पदार्थों का संचयन करता है और क्या करता है, रूपांतर यानी ट्रांसफर करता है और उनकी पैकेजिंग करता है। ट्रांसफर करता है इसीलिए क्या करता है, पैकेजिंग करता है। ठीक है गाइस, ये चैप्टर आज यहाँ का खत्म हो गया। इसको एक दो बार और रिवीजन कर लेना। ये समझ लो साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। RER रथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक ROUGH। गाइस अगर ये फुल फॉर्म कहीं एक दो छूट गई हैं तो उसको देख लेना ध्यान से, पूछ लेता है। SER की स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, SER की हो गई, ER की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER की हो गई रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है गाइस, ये चैप्टर आज ख़त्म हो गया। फिर किसी चैप्टर के साथ मिलेंगे या फिर इसी के क्वेश्चन लेके आएंगे, इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है गाइस, चलिए चलते हैं। जय हिंद साथियों, आज की क्लास यहीं समाप्त।